अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमियो क्योर विद सबका राशिद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन। अब ये टॉन्सिल्स होते क्या हैं? तो टॉन्सिल्स जो होते हैं ना, वो गले के पीछे यानी बैक ऑफ द थ्रोट में पड़े हुए दो छोटे छोटे से गदूद होते हैं, या फिर लिम्फॉइड टिश्यूज़ भी उनको कहते हैं। वो एक ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, यानी जो जरासीम हवा या फिर खुराक के ज़रिए बॉडी में जाने की कोशिश करते हैं ना, तो क्योंकि ये गले के पीछे पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं, इसलिए ये ना उन जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं इससे पहले कि वो जर्म्स बॉडी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब अगर एकदम से टॉन्सिल्स का सामना इतने ज़्यादा जर्म्स से हो जाए ना, तो फिर टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, दर्द होती है, बुखार और ठंड लगना, ये सारी अलामतें सामने आती हैं, जो कि मैं आपको इधर भी बताऊंगी। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस होते हैं ना, ये बेसिकली छोटे बच्चों को ज़्यादा मुतासिर करते हैं, यानी कह लें कि छोटे बच्चे या स्कूल जाने वाले बच्चे, क्योंकि उस दौर में ना बच्चे एक दूसरे के करीब होते हैं, तो जरासीम बासानी फैल सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खासतौर पे जो 3 से 7 साल तक की उम्र जो होती है, क्योंकि वो इनिशियल ईयर्स होती है ना लाइफ के, तो उसमें जो बच्चों का इम्यून सिस्टम होता है ना, माहौल में मौजूद कह लें एंटीजन्स एंड जर्म्स से ना भी इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। सो इस तरबियती दौर में जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो नेचुरली बच्चों के अंदर जो है ना, वो उन बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जब बच्चे प्यूबर्टी में पहुंच जाते हैं, तो दूसरे इम्यून सिस्टम के जो हिस्से होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, जैसे कि लिम्फ नोड्स, वो एक्टिव हो जाती हैं, यानी वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने लग जाती हैं। तो इसलिए जो टॉन्सिल्स का रोल होता है ना, वो थोड़ा मतलब कह लें कि प्यूबर्टी में कम हो जाता है। तो इसलिए यही वजह कि ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं एडल्ट्स की निस्बत, क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम बहुत काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें स्प्लीन भी आ जाती है, बेसिक रोल प्ले कर लेती है, और लिम्फ नोड्स भी। सो बच्चों के अंदर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो वाले बड़े लोग या एडल्ट्स जो कि डे केयर के तौर पे काम कर रहे होते हैं या टीचर्स होते हैं, तो उन क्योंकि उनका सामना बच्चों के साथ ज़्यादा रहता है, सो उनमें भी जो है वो यानी इसका जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट टॉन्सिलाइटिस के, वो उनमें जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो फिर ऐसे में बड़े लोगों को भी क्या हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी सिम्टम्स के ऊपर। सिम्टम्स में सबसे पहली सिम्टम जो होती है ना, वो गले में दर्द होता है, और शदीद किस्म का दर्द होता है। और इसके अलावा जो होता है ना, डिस्पेजिया, यानी कि बच्चे को जो है वो निगलने में, खाना खाने में निगलने में मुश्किल होती है, अपना थूक स्लाइवा भी जो है वो अंदर करने में उसको पेन हो रही होती है। स्क्रैची साउंडिंग वॉइस का मतलब है कि उसकी जो आवाज़ होती है खराशदार होती है, या खिचखिचाती आवाज़ होती है। हेलिटोसिस यानी उसके सांस जो होता है ना, बदबूदार हो जाता है जब वो बात करता है, जब वो वैसे ही नॉर्मली सांस ले रहा होता है तो स्मेल आ रही होती है। फ़ीवर, शदीद किस्म का उसको बुखार हो जाता है, सर्दी लगती है। उसके अलावा ईयर एक यानी कान में दर्द होती है। तो कान में क्यों दर्द होती है? क्योंकि टॉन्सिल्स इधर बैक ऑफ द थ्रोट में पड़े हुए हैं। तो यानी कह लें कि जो टंग के पिछला हिस्सा जो होता है, और ईयर का कुछ पार्ट्स जो होते हैं ना, वो एक नर्व होती है ग्लोसोफरेंजियल नर्व, उसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो अब जब टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो नर्व्स यानी असाब के ज़रिए वो दर्द फिर कान में भी महसूस होता है, या फिर इसको आप रफर्ड पेन भी कह सकते हो, जैसे कि वो नर्व्स वाला कनेक्शन मैंने बता दिया। उसके बाद छोटे बच्चों में जो होता है ना, खासतौर पे पेट में दर्द होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन चल रही है ना इधर। तो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि छोटे बच्चों में वही के असाब को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होती है, मतली कैप की भी अलामत होती है। इसके बाद जो होती है हेडेक, सर दर्द भी होती है। स्टिफ नेक, ये गर्दन में यानी अकड़ जाती है ऐसे गर्दन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है ना, तो असाब मुतासिर हुए हैं इस वजह से। जॉ एंड नेक टेंडरनेस फ्रॉम द स्वोलन लिम्फ नोड्स, जो गर्दन की गदूदें होती हैं ना, वो भी क्या हो जाती हैं, उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग फैल जाती है पूरी ना, जिसकी वजह से जबड़े और गर्दन में ना टेंडरनेस होती है, यानी कि उसको छूने से पेन पेशेंट को फील होता है। उसके बाद जो टॉन्सिल्स होते हैं वो रेड होते हैं, सूजे हुए होते हैं जब आप उनका मुआयना करते हो। और इसके अलावा जो है ना, टॉन्सिल्स के ऊपर वाइट या येलो कलर के स्पॉट्स भी होते हैं, जो कि ये कॉजेटिव एजेंट की वजह से ही होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ही होते हैं। तो ये जो थी ना, इसकी सिम्टम्स थी। तो अब हम लोग इसके ना कॉजेज़ एंड टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे जो कॉमन टाइप है टॉन्सिलाइटिस की, वो है वायरल टॉन्सिलाइटिस। वायरल टॉन्सिलाइटिस जो होता है ना, इसकी वजह क्या होता है, ये जो नज़ले ज़ुकाम का वायरस होता है ना, वही इसकी वजह बन जाता है। अब इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? तो इसमें यही होता है कि पेशेंट को, बच्चे को गले में खराश या दर्द महसूस होता है, हल्का बुखार, इसी तरह नज़ला या खांसी के साथ अलामात ये वाली आती हैं। आवाज़ जो होती है ना, वो भारी हो जाती है। और टॉन्सिल्स जब एग्जामिन किया जाता है टॉन्सिल्स का, तो उनके अंदर ना रेडनेस होती है, लेकिन कोई पीप वगैरह नहीं होती, बस ना काफ़ी ज़्यादा रेड हुए हुए होते हैं। और टॉन्सिलाइटिस के जितने भी केसेस आते हैं ना, उसमें तकरीबन जो 70% केसेस हैं ना, वो वायरल टॉन्सिलाइटिस से ही रिलेटेड होते हैं, कि जिसमें बच्चे को ना
नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ होगा, गले में खराश या दर्द होगी, हल्का बुखार होगा, आवाज़ भारी होगी और टॉन्सिल्स पे ना आपको रेडनेस नज़र आएगी, लेकिन आपको कोई पीप वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद इसकी सेकंड टाइप है बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस। तो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस जो होती है ना, इसकी वजह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। अब इसमें बच्चे को ना तेज़ बुखार होता है, गले में शदीद दर्द होती है, निगलने में शदीद तकलीफ होती है, कोई भी चीज़ निगलता है दर्द होती है। टॉन्सिल्स पे ना इसमें जो है ना वो आपको कह लेंगे वाइट या फिर येलो कलर के धब्बे नज़र आएंगे, जो कि पीप की अलामत है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जब वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है बैक्टीरिया, तो फिर वहाँ पर पीप तो बनती ही है। उसके बाद जो है ना बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में गर्दन के दूध जो होते हैं ना, लिम्फ नोड्स, वो भी सूज जाते हैं, मुंह से बदबू आती है। अब ये होता है कि टॉन्सिलाइटिस नहीं भी होता ना, बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस में ऐसा होता है कि मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस नहीं होता, लेकिन वैसे ही गले में दर्द होता है, उसको सोर थ्रोट कहते हैं या स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। उसमें ना टॉन्सिल्स इफेक्ट नहीं होते, लेकिन बस उसको गले में शदीद दर्द होता है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद इसकी एक टाइप है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को ना तेज़ बुखार वाली टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अचानक से तेज़ बुखार होता है, जो आमतौर पे ना 3 से 4 दिन तक रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात फिर क्या होता है कि 2 हफ्ते तक भी टॉन्सिलाइटिस की जो मैंने सिम्टम्स का जिक्र किया ना, वो 2 हफ्ते तक भी रह सकती हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में। उसके बाद है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो होती है ना, इसमें यानी अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार होते हैं ना और मुकम्मल तौर पे ठीक भी नहीं होते, यानी एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा दोबारा हो गया, तो ये जो बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस जो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होते ना, वो फिर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की वजह बनती है। जिसमें सिम्टम्स की बात करें ना, तो गले में बार बार खराश बनती है, मुँह से मुस्तकिल उसके स्मेल आएगी बच्चे के, टॉन्सिल्स पर छोटे पथरी जैसे ज़र्रात होंगे, जिसे टॉन्सिलोलिथ कहते हैं, यानी टॉन्सिल्स में ऐसे पथरी जैसे ज़र्रात, क्योंकि वो क्रोनिक हो गया ना, बहुत पुराना केस हो गया, इस वजह से वहाँ पर बहुत पुरानी कह लेंगे इन्फेक्शियस एजेंट ने पुराना वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर दिया, तो इसी वजह से वहाँ पर छोटे छोटे पथरी जैसे ज़र्रात टॉन्सिल्स के ऊपर नज़र आती हैं। निगलने में ना हल्की तकलीफ होती है जो मुसलसल रहती है। कम दर्जे का बुखार होता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में, जो कि बार बार आ रहा होता है। उसके बाद है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस जो होती है ना, उसमें यही होता है कि दोबारा यानी बार बार जो होने वाले टॉन्सिलाइटिस होते हैं, ये उस वक्त होते हैं, यानी कह लें कि जब साल में कई बार टॉन्सिलाइटिस हो ना बच्चे को, तो उस टॉन्सिलाइटिस को कहते हैं रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। यानी एक साल में कम से कम 7 से 6 बार गले में टॉन्सिल्स का होना रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। इसी तरह पिछले 2 सालों में हर साल कम से कम जो है वो 5 बार टॉन्सिलाइटिस हुए हों, या पिछले 3 सालों में हर साल कम से कम 3 बार टॉन्सिलाइटिस हुए हों, तो उसको जो है ना कहते हैं रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, यानी कि बार बार यानी दोबारा होने वाला टॉन्सिलाइटिस। तो ये जो है वो इसकी कॉजेज़ भी हैं एंड टाइप्स भी हैं। तो सबसे कॉमन जो होती है ना, वो वायरल टॉन्सिलाइटिस होती है। अब बात करते हैं व्हेन टू सी डॉक्टर। सो जब ये जो पीछे सिम्टम्स का मैंने जिक्र किया ना, अगर ये चंद दिन से ज़्यादा बरकरार रहें और घर पे आप होम रेमेडीज़ करें, उसके बाद भी ठीक ना हो ना, तो फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। जब बच्चे को खाने पीने या सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, इसके अलावा बच्चा मुंह खोलने में बच्चे को काफ़ी मुश्किल हो रही हो, बच्चे में बहुत ज़्यादा थूक बन रहा हो, डिहाइड्रेशन की सिम्टम्स आ रही हो, जैसे यूरिन बच्चे को कम आ रहे हैं, शदीद किस्म की थकावट महसूस हो रही है, बच्चे को बुखार है जो कि 39.5 डिग्री सेल्सियस या 103 फ़ारेनहाइट उससे ज़्यादा का बुखार अब हो गया है, पट्ठों में शदीद कमज़ोरी हो रही है, गर्दन अकड़ गई है, गले में दर्द हो रहा है जो 2 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। तो कुछ रेयर केसेस में तो टॉन्सिलाइटिस के बाइस ना गला इतना ज़्यादा सूज जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो तो फ़ौरन आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। फिर उसके बाद है कि हाउ डज़ टॉन्सिलाइटिस स्प्रेड। तो टॉन्सिलाइटिस कैसे फैल सकते हैं। तो कह लें कि टॉन्सिलाइटिस बजाते खुद कोई कंटेजियस नहीं है, मुतदी नहीं है, लेकिन जो कॉजेटिव एजेंट जो बैक्टीरिया वायरस टॉन्सिलाइटिस कॉज करते हैं ना, वो तो फिर इजीली आपको पता है फैल सकते हैं ना, बीमार शख्स से हेल्दी शख्स में। कैसे फैल सकते हैं, जैसे अगर आप उनके साथ अपना खाना पीना शेयर करते हो बीमार शख्स के साथ, इसी तरह आप किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को छूते हो और फिर उसी हाथ से अपने नाक या गले को टच कर लेते हो, यानी नाक और मुंह को टच कर लेते हो। इसी तरह जब कोई बीमार शख्स जो होता है ना, वो छींकता है, खांसता है, बात करता है, हंसता है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना इन्फेक्शियस, वो फिर एयर में सर्वाइव करते हैं और उस एयर में आकर कोई हेल्दी पर्सन सांस ले ले, तो फिर उसके अंदर भी टॉन्सिलाइटिस की वजह बन सकते हैं। और जो है ना, ये इसके कह लें कि ये इस तरह से टॉन्सिलाइटिस फैल फैल भी सकता है अपने इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। अब हम लोग ना इसकी बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। तो इनिशियली मैंने मतलब लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो क्यों होते हैं वो बता दिया, यानी 5 से 15 साल की उम्र के दरमियान में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा वो लोग जिनका ना जर्म्स के साथ सामना रहता है, जैसे कि डे केयर में काम करने वाले लोग, या फिर स्कूल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में काम करने वाले जो टीचर्स होते हैं, उनका सामना ज़्यादा बच्चों के साथ होता है ना, तो बच्चों से भी उनमें इन्फेक्शियस एजेंट्स फैल सकते हैं, जो फिर बाद में टॉन्सिलाइटिस की वजह बन सकते हैं।
उसके बाद हम इसकी ना कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर आ जाते हैं कि कौन कौन सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है अगर टॉन्सिलाइटिस का इलाज ना करवाया जाए। तो सबसे पहली तो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। यानी अब इसमें ये होता है कि जो बार बार होने वाली टॉन्सिलाइटिस होती है ना, जिसमें टॉन्सिल्स का यानी अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रही है ना, तो फिर टॉन्सिल्स का साइज़ ना इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि ये सांस की नाली में भी रुकावट डाल सकते हैं, जिसके नतीजे में ना सांस लेने में वक्फे आते हैं और जो स्लीप क्वालिटी होती है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। नींद में ही आपको कई कई बार बच्चा जो है ना वो उठता है, क्योंकि सांस की नाली जो होती है ना वो ब्लॉक हो रही होती है टॉन्सिल्स के साइज़ की वजह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस होती है। ये शदीद टॉन्सिलाइटिस की ना एक आम सी कॉम्प्लिकेशन होती है, जबकि इन्फेक्शन जो होता है ना वो टॉन्सिल्स के इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसमें फैल जाता है, जिसके नतीजे में ना ये होता है कि टॉन्सिल्स के पीछे पीप जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि बाद में एक फोड़ा बन जाती है जिसमें शदीद दर्द होती है, निगलने में काफ़ी दुश्वारी होती है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन टॉन्सिलोलिथ भी है। अब ये क्या होता है कि जो बार बार होने वाले टॉन्सिलाइटिस होते हैं, शदीद किस्म का जो इन्फेक्शन होता है ना, उसकी वजह से कह लें डेड सेल्स बैक्टीरिया या दूसरे डेब्रिस वगैरह ना वहाँ पर एक क्रिप्स के घड़ों में ना जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये होता है कि ये मवाद जो होता है ना वक्त गुजरने के साथ साथ सख्त होके ना, जैसे मैंने मवाद का जिक्र किया, डेड सेल्स हैं, बैक्टीरिया है, तो ये सख्त होके ना छोटी छोटी सी पत्थरियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो बाद में कैल्सीफाई हो जाते हैं, जिनको फिर हम लोग टॉन्सिलोलिथ कहते हैं। यानी जब एग्जामिन किया जाता है बच्चे के मुंह में टॉन्सिल्स को देखा जाता है तो बाकायदा ऐसे लग रहा होता है पत्थरियाँ छोटी छोटी सी नज़र आ रही होती हैं, वो कैल्सीफाई हुए हुए कह लें डेड बैक्टीरिया होते हैं, डेब्रिस होता है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन जो होती है ना वो टॉन्सिलर सेलुलाइटिस भी हो सकती है। तो टॉन्सिलर सेलुलाइटिस का मतलब ये होता है कि ये भी एक ऐसी पेचीदगी होती है जिसमें ना इन्फेक्शन जो होता है ना वो टॉन्सिल्स के करीबी टिश्यूज़ में गहराई तक फैल जाता है। अब इसमें जो होता है ना पीप वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है, यानी एब्सेस नहीं बनता लेकिन पीप होती है, और टिश्यूज़ में ना आम सूजन होगी, नज़र आएगी, और रेडनेस नज़र आएगी, जो कि टॉन्सिलर सेलुलाइटिस होता है। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के लिए होम घर पे आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो, कौन सी रेमेडीज़ होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि गर्म नमकीन पानी के गरारे, एक गिलास ना गर्म पानी लेना, उसमें आधा चम्मच नमक शामिल करके ना दिन में कई बार गरारे करनी है। इससे क्या होती है कि सूजन जो होती है ना वो कम हो जाती है, और दर्द जो हो रही होती है ना शदीद किस्म की, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जो है वो गर्म मशरूबात जो होते हैं, मतलब जलते जलते नहीं लेकिन नीम गर्म जो होते हैं ना, जैसे कि चाय, ख़ास तौर पर शहद और अदरक वाली चाय, या फिर गर्म पानी का ना इस्तेमाल करें, यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें, ये गले को ना सुकून देती है। इसके अलावा शहद शहद जो होता है ना उसके अंदर कुदरत ने एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। तो अगर ये जो होता है ना आप पानी में मिला के पीते हो या चाय में मिला के पीते हो ना, तो इससे इन्फेक्शन से लड़ने में ना और अलामात को कम करने में आपकी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। तो इसके अलावा नींबू पानी जो होता है ना उसमें विटामिन सी बहुत होता है, और विटामिन सी आपको पता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसको स्ट्रेंथन करने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो नींबू पानी तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और उस जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर टॉन्सिलाइटिस से भी निजात मिलेगी। उसके बाद है मुकम्मल आराम, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और जल्द सेहतयाब होने के लिए ना बॉडी को भी आराम चाहिए होता है, तो इसलिए मुकम्मल आराम। और इसके अलावा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, ताकि हाइड्रेशन जो है वो बरकरार रहे, इसके लिए जूस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सख्त ग़िज़ाएँ जो होती हैं ना अभी फ़िलहाल उनसे परहेज़ करना, जब तक कि गले का ना दर्द कम ना हो जाए, उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। और नरम ग़िज़ाएँ जैसे कि दही, खिचड़ी, नूडल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना कमरे की हवा को नम रखने के लिए या कमरे की हवा में नमी को बरकरार रखने के लिए ना आप एक ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हवा में नमी ना हो तो वो गले के अंदर खराश को और भी ज़्यादा ख़राब करती है, यानी खराश और भी ज़्यादा पैदा होने लग जाती है गले में। तो ये थे इसकी होम रेमेडीज़। अब बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में कि इससे जो है वो बचा कैसे जा सकता है टॉन्सिलाइटिस से। तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर हाइजीन, यानी कि हाथ को धोएं। अपने हाथों को ना बाकायदगी से अच्छी तरह से धोएं, खासतौर पर खाने से पहले, मुंह या नाक को छूने से पहले। इसके अलावा अपनी जो पर्सनल कह लें कि जो खाने पीने की चीज़ें भी हैं वो बीमार लोगों के साथ अब शेयर ना करें, गुरेज करें, क्योंकि इस तरह से ना ये होगा कि इन्फेक्शियस एजेंट फैल सकते हैं। अगर उसको टॉन्सिलाइटिस है ना तो उसके जर्म्स जो है ना वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके अलावा खांसने और छींकने के भी ना कुछ आदाब होते हैं। खांसते वक्त अपने मुंह को जो है वो नाक को टिश्यू से ढांप लें या फिर कोहनी से ढांप लें, और इस्तेमालशुदा टिश्यू को आपने पास नहीं रखना बल्कि फ़ौरन फेंक देना। उसके अलावा अपनी ओरल हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रखें, अपने दांतों को बाकायदगी से ब्रश करें, ज़ुबान को अपनी साफ़ रखें, और शिफायाब होने के बाद जब आप टॉन्सिलाइटिस से ठीक हो जाते हो ना तो फ़ौरन अपना जो ब्रश होता है वो चेंज कर लें, वही वाला ब्रश ही नहीं यूज़ करने की ज़रूरत, वरना फिर से टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जो इसकी रेमेडी होती है ना वो होती है बेलाडोना।
बेलाडोना ना, अब देखें होम्योपैथिक मैनेजमेंट हमेशा मैं आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताती हूँ जस्ट फॉर अवेयरनेस, क्योंकि होम्योपैथिक में जो है ना रेमेडीज़ दी जाती हैं पेशेंट की साइकोलॉजी को देखकर, उसके टेम्परामेंट को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, फिजियोगनोमी, उसके थर्मल रिलेशन को देखकर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी इंडिविजुअलाइजेशन को देखते हुए। तो मैं जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ, मैं वो जस्ट फॉर अवेयरनेस बताती हूँ। तो इसकी एक मेडिसिन होती है बेलाडोना। बेलाडोना जो होती है ना उस वक्त दी जाती है जब अलामत जो होती है ना अचानक से सामने आती है, जैसे तेज़ बुखार अचानक से हो जाए, टॉन्सिल्स अचानक से सुर्ख हो जाए, स्वेलिंग हो जाए उनके अंदर, और गले में जो है ना वो जलन हो और बदबू भी आ रही हो, तो इसमें जो है वो बेलाडोना देते हैं। इसके अलावा इसकी एक मेडिसिन होती है मर्क्यूरियस सोलिब्यूलस। मर्क्यूरियस सोलिब्यूलस तब देते हैं जब टॉन्सिल्स में ना पीप बन जाए, मुंह से बदबू आए, थूक ज़्यादा बनने लगे, गले में ना चुभने वाला स्प्लिंटर लाइक पेन हो, ऐसा लगे जैसे कोई कांटा है, जो कि अक्सर ना फैलते फैलते कान तक भी चले जाते हैं दर्द। तो ये दवा जो होती है ना मुफीद होती है। उसके बाद इसकी एक मेडिसिन होती है हाइपर सल्फ्यूरियस कैल्केरियम। तो ये ऐसे मरीजों के लिए मुनासिब होती है जिनको ना निगलते वक्त गले में ऐसा लगता है जैसे कोई कांटा फंसा हुआ है, कोई लकड़ी फंसी हुई है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, वैसा दर्द महसूस होता है निगलते हुए, पीप बन रही होती है, और ठंडी हवाएं, ठंडे कह लें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यूज़ करने के बाद उनको ये टॉन्सिलाइटिस हुए हुए होते हैं, या इस्तेमाल करने से उनकी जो है वो तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसकी एक मेडिसिन जो है ना वो फाइटोलाका भी होती है, जब टॉन्सिल्स जो होते हैं ना वो डार्क रेड कलर के हों, ब्लू कलर के हों, सूजे हुए हों, और निगलते वक्त जो है वो दर्द कानों तक जाए। इसकी एक मेडिसिन ब्राइटा कार्बोनिका भी हो सकती है, और ये मेडिसिन उन बच्चों के लिए ना बहुत अच्छी होती है जो बार बार टॉन्सिलाइटिस के इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं, मामूली सर्दी से बीमार हो जाते हैं। तो ये दवा जो होती है ना, ये मेडिसिन जो होती है वो टॉन्सिल्स के बार बार सूजने को कम कर देती है, यानी बार बार जो रुझान पैदा हुआ हुआ है ना बॉडी के अंदर के, बार बार टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, तो उस रुझान को कम करने में मदद देती है। इसकी एक मेडिसिन जो है वो एग्रेफिस न्यूटेंस भी होती है। एग्रेफिस न्यूटेंस जो होती है ना, कह लें दायमी टॉन्सिलाइटिस जो होती हैं, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, उनके मरीजों में एक बहुत अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। तो ये टॉन्सिलाइटिस और उसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें।